अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद आरिफ हुसैन और आज मैं एक नए व्लॉग के साथ साइतामा यूनिवर्सिटी जापान साइतामा से आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के हमारा जो बैक डोर है, बैक एंट्रेंस में आपके साथ मौजूद हूँ। मैं आपका तारुफ अपना कराता चलूँ। मैं इस वक्त फ़र्स्ट ईयर डॉक्टोरल स्टूडेंट हूँ मैक्स स्कॉलरशिप, जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर साइतामा यूनिवर्सिटी के अंदर। और नवीद जो कि इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नवीद सेकेंड ईयर डॉक्टोरल स्टूडेंट हैं। हमने कुछ अर्सा कबल एक इनिशिएटिव लिया था जब हम यहाँ पे आए थे कि हम तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अपने फेलो पाकिस्तानियों से या जो हमारे और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लोग जो लैंग्वेज समझते हैं उनके साथ शेयर करें कि यहाँ पे किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या अगर मैं इनको एक कट शॉर्ट करूँ कि किस किस तरह से जापान के अंदर आप पढ़ने आ सकते हैं, आप जॉब करने आ सकते हैं। यानी हमने इसके ऊपर डिटेल हमारा चैनल पे अगर आप जाएं तो मैंने एक जॉब के ऊपर व्लॉग बनाया है कि अगर आप जापान में आना चाहते हैं। आजकल पता है बहुत सारी कई लाख जॉब अनाउंस हुए हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है। इसके बाद हमने बताया कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए एफएससी के बाद आना चाहें उसके ऊपर एक व्लॉग मौजूद है। फिर हमने बताया कि अगर आप आप बीएससी के लिए आना चाहें एफएससी के बाद, आप एमएससी के लिए आना चाहें बीएससी के बाद, आप पीएचडी के लिए आना चाहें तो मैक्स एम्बेसी रिकमेंडेड, मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया है। आज जिस अपॉर्चुनिटी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जापान आने के लिए, और एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि आज मैं अनाउंस जिसको मैं रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये अनाउंस हो चुकी है। जिस अपॉर्चुनिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट हैज़ बीन अनाउंस्ड, और आपने तकरीबन आने वाले 20 दिन के अंदर इनकी जो है वो एप्लीकेशंस को सबमिट करवाना है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जमा करवाना है आपने। कुछ में ऑनलाइन है और कुछ में आपको आजकल करंट सर्कमस्टांसेस की वजह से काफ़ी सारी रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटीज़ ने दी हुई है। तो अगर आपने हार्ड फॉर्म में जमा नहीं भी करवा पा रहे तो आप यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करें तो मेरे ख्याल में वो आपको कोई ना कोई रिलैक्सेशन जो है वो ज़रूर दे रहे होंगे। अगर आप इस साल व्लॉग देख रहे हैं तो ये आजकल आपको पता है कोविड-19 की वजह से हालात हैं। आप नेक्स्ट ईयर देख रहे होंगे तो सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो आप जो है वो इसको ईजिली जो है वो इसके साथ जो भी नॉर्मल डेट्स हैं उसमें परसू कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का नाम है JJ/WJSP जॉइंट, इसको अगर हम एब्रीविएट करें तो जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है। ये प्रोग्राम इनकरेज करता है कि अगर आप हैं किसी भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर, डेवलपमेंट कंट्रीज़ की लिस्ट मौजूद है वर्ल्ड बैंक की साइट पे जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो एलिजिबल हैं। पाकिस्तान इज़ इन द लिस्ट ऑफ दैट कंट्री। आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो पर्पज़ है कि आप वहाँ से फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जो लर्न करके चीज़ें आएंगे, आप जापान में आएंगे, आप यहाँ से टेक्निक सीखेंगे, तरीके सीखेंगे, वापस जाके आप कंट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान के अंदर इस प्रोग्राम के तहत, और आप अपने मुल्क की डेफिनेटली प्रोग्रेस तरक्की के अंदर जो है वो रोल प्ले करेंगे। अब मैं क्विकली इससे पहले कि मैं कुछ चीज़ें जाके मेन गेट पे जाऊँ आपकी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ वन ऑफ द मेन यूनिवर्सिटी साइतामा यूनिवर्सिटी, तो मैं मेन गेट पे जाऊँगा साइतामा यूनिवर्सिटी के। अभी मैंने बैक गेट पे मौजूद हूँ। मैं आपके साथ सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन के लिए हमारी बड़ी ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले होता है कि बेनिफिट्स क्या हैं स्कॉलरशिप के। तो बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका अब सबसे पहले तो कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकंड में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो मंथली स्टाइपेंड होगा अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, बाकी सब कुछ आपकी यूनिवर्सिटी बियर कर रही होगी, जो आपको जेब खर्च दिया जाएगा वो तकरीबन 1,52,000 येन्स हैं, जो कि पाकिस्तानी आजकल के रेट में बनाए तो 2,30,40,000 रुपये बनते हैं पर मंथ, जिसमें आप बहुत हैंडसम अमाउंट सेव करके वापस पाकिस्तान भेज सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, आपकी सारी एयर ट्रैवलिंग, जो आपका एयर फेयर होगा, आने जाने की टिकट्स होंगी जब आप आएंगे या आप जब वापस जा रहे होंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक और ये जो है वो ये अफोर्ड करेंगे। इसके अलावा आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारी जो है वो जापानीज़ गवर्नमेंट के ज़िम्मे होगी। अब जस्ट इमेजिन अगर ये सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड कर रही है और आपको इतना बड़ा लेविश किस्म का 2,30,40,000 पर मंथ दे रही है, तो मेरे ख्याल में देयर इज़ नो पॉइंट कि हम नहीं आना चाहिए। और जापान जैसे मुल्क के अंदर जो कि हाईली डिसिप्लिन मुल्क है, हार्ड वर्किंग नेशन है, ऑनेस्ट नेशन है, मेहनत पे बिलीव करते हैं, मेहनत करते हैं, और जिस कौम ने अपने आप को मेहनत के बलबूते पे दुनिया में साबित किया है कि हम कुछ हैं, तो मेरे ख्याल में इतनी मोटिवेशंस काफ़ी हैं कि आप इस व्लॉग को आगे जाके सुने। तो अब इससे पहले कि मैं और चीज़ें बताऊँ स्कॉलरशिप के बारे में, तो चलते हैं यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर और वहाँ पे आपके साथ जाके मज़ीद बातें करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो बहुत सारी जापान की जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, नॉट जस्ट इन जापान, इवन इन यूएसए, यूरोप। तो इनके बहुत सारे जो है वो 30 प्रेफर्ड प्रोग्राम हैं, और जिसके अंदर इनके 10 पार्टनर प्रोग्राम जो हैं टॉपिक्स वाइज वो मैं आपको बता देता हूँ। जापान के अंदर आपको मैं यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नाम बता देता हूँ। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जापान के अंदर, जिसमें से कुछ का अभी मैं आपको डिटेल बताऊँगा।
और कुछ का जिसमें आपको नाम बताता हूँ, तो आप खुद प्लीज़ इसको सर्च आउट कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए किस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इनकी डेडलाइंस कब है। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट ये अप्रैल की एंड तक इनकी डेडलाइंस चलनी है, तो इट मीन्स के एडमिशन ओपन हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि आज पता है, अब कोरोना की सिचुएशन है, जो इस साल भी आप देख रहे होंगे उनके लिए बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट ईयर जब आप दोबारा देख रहे हो तो होपफुली उस वक्त सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि आजकल कोरोना के हालात की वजह से इन्होंने आपको एक रिलैक्सेशन दी है कि आप हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स बेशक डिले करके भेज दें, लेट भेज दें, आप ऑनलाइन जो है सबमिशन को कंप्लीट करें। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, उसको अवेल करना चाहिए। अब मैं आपको क्विकली यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जापान के अंदर योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो है वो आप सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हैं, आप लॉ के बैकग्राउंड से हैं, आप मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से हैं, सारे लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं। एक और चीज़ मैं ध्यान में रख लें, ये मास्टर्स प्रोग्राम है, मास्टर्स के लिए, दिस इज़ नॉट फॉर पीएचडी। अभी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसके अंदर डिसिप्लिन कौन से हैं। तो योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है। इसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के अंदर जो है यहाँ पे मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पब्लिक पॉलिसी है तो पॉलिसी रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड, मे बी सोशल वर्क रिलेटेड। अब ये प्लीज़ आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाइए, ये प्रोग्राम का आप नाम टाइप कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के अंदर है मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल प्रोग्राम, और आप देख लें कि इसके कौन कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल हैं। इसके बाद हमारे पास है ग्रिप्स, जो कि बहुत ही मशहूर है जापान का, जहाँ पे बहुत सारे हमारे लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं, इकोनॉमिस्ट आते रहते हैं। नेशनल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इसकी एब्रीवेशन है, और इसके अंदर है टेक्स कोर्स फॉर पब्लिक फाइनेंस प्रोग्राम। इसका मतलब है फाइनेंस से इसके अंदर वर्ल्ड यूज़ हो रहा है, तो मे बी जो भी इससे रिलेटेड फील्ड्स हैं वो अवेलेबल होंगी। इसके बाद आ जाती है हमारी साइतामा यूनिवर्सिटी, जिसके बिल्कुल सामने भी मैं खड़ा वगैरह देखें तो ये साइतामा का हमारा बड़ा मशहूर जो हमारा सबसे आपको सामने नज़र आता है आइकॉन साइतामा का। साइतामा यूनिवर्सिटी के अंदर है इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसी डिसिप्लिन जिसके अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके अंदर नवीद अभी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर फिर फर्दर लैब्स हैं, कंक्रीट है, जियोटेक है, वाटर रिसोर्स है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है। तो इसके अंदर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, आप अर्बन प्लानिंग से हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग से हैं, इवन मेरे ख्याल में अगर आप जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तब भी आप एलिजिबल होंगे मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ तसुकुबा, जिसके अंदर जो है वो हमारा है मास्टर प्रोग्राम इन इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी। तो अगेन इकोनॉमिक से हैं, पब्लिक पॉलिसी बैकग्राउंड से हैं, तो आप इसके अंदर जो है वो एलिजिबल होंगे। तो ये 1 2 3 4 5 कोई 5 के करीब मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं जापान की, जिसके अंदर इस प्रोग्राम के तहत आप आ सकते हैं। 2 को जो है आज मैं इन डिटेल अभी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कि ये 2 जो हैं पर्टिकुलरली योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, और साइतामा यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर मैं खुद पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा जो बाकी मैंने 3 बताई हैं, प्लीज़ आप इनकी साइट देखिए और आप देखिए कि इनके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का। तो अब हम बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से कंट्रीज इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपको बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैंने क्लियर किए थे, और अब मैं जो है वो दोबारा मेरे ख्याल में 5 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको जापान की बताई हैं, जिसके बारे में 2 की तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि जिनकी अभी मुझे आइडिया है कि अनाउंस हुए हैं। एक मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है साइतामा यूनिवर्सिटी, और एक योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी, और बाकी जो 3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, जिसमें ग्रिप्स था, टोक्यो यूनिवर्सिटी थी, या कोई एक और भी थी, तो तसुकुबा। तो प्लीज़ आप उनके मैंने प्रोग्राम्स के नाम जो बताए हैं, आप सिंपली उनकी साइट्स पे चले जाएं, या आप सिंपल लिखें आप वर्ल्ड बैंक का जो मैंने प्रोग्राम का आपको नाम बताया था, इस प्रोग्राम के तहत आप JJ/WGSP लिखें सिंपल, आप जाके अपने गूगल के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक आपको ले जाएगा टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम, जिसके अंदर सारा क्राइटेरियाज मेंशन है। अब मैं क्विकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं, और कुछ मैंने अभी क्लियर की हैं कुछ अपने दोस्तों से जो इस प्रोग्राम पे ऑलरेडी आए हुए हैं, तो मैंने कहा दोनों को मर्ज करके मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो आप जो वर्ल्ड बैंक की डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट है, जो कि वर्ल्ड बैंक की साइट पे मौजूद है, उसके मुताबिक आप उस कंट्री के मेंबर होने चाहिए। सो द गुड न्यूज़ इज़ गुड, और गुड ही कहें इस सेंस में, वैसे तो हमें डेवलप ही होना चाहिए, बट अभी इस लिस्ट के मुताबिक हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान यानी एलिजिबल हैं आप, नंबर 1। नंबर 2, यू मस्ट बी इन गुड हेल्थ, आप हेल्थ आपकी बेहतर होनी चाहिए, नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होती ही है। तीसरा जो है, हमारे पास बैचलर या उसकी इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए, यानी 4 साल का जो हमारा बैचलर होता है या उसके इक्वलेंट, तो नॉर्मली हम बैचलर्स ही करते हैं, हमारे पास BSc जो है वो हमने की हुई होती है। तो ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और फिर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अब इस एक्सपीरियंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्सपीरियंस डज नॉट मीन कि आप पब्लिक सेक्टर में ही सर्व कर रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर के बंदे भी हो सकते हैं। योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट ईयर 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के तहत आए थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के नाम से है। उसमें 2 पब्लिक सेक्टर से आए हैं जो कि मे बी एसटीओ थे या किसी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे थे, ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। एक उनमें जो कैंडिडेट आए हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, उसका 3 साल का प्राइवेट तजर्बा था, किसी फॉर्म में भी वो काम कर रहे थे। तो आपके पास डिग्री और इसके साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। इसके बाद जो है वो आपका वही डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो तो आप कोई इश्यूज़ वहाँ पे हल कर रहे होंगे, तो नॉर्मली हम वो हल कर ही रहे होते हैं। और इसके बाद आपने जो है वो डेवलपमेंट रिलेटेड में एम्प्लॉय होना चाहिए फुल टाइम। और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर रहे हैं उस वक्त आप करंटली वहाँ पे एम्प्लॉयड होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप 3 साल तजर्बा आपका है और अभी आप फ्री हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू मस्ट बी वर्किंग समवेयर, आप जो है वो उस वक्त काम कर रहे हैं और फुली वर्क कर रहे हो। और इसके बाद कोई एक्सेप्शंस हैं उसमें, वो उन्होंने कंट्रीज के कुछ नाम है, हमारा कंट्री उसमें नहीं है। और इसके बाद जो है वो आपने डेडलाइंस को मीट करना है और फिर आपने प्रोग्राम एंड होने के बाद वापस डेफिनेटली जाना है अपने कंट्री के अंदर और आपने सर्व बैक भी करना है। इनका पर्पस भी मैंने बताया था, यही है कि वो लोग जो कि यहाँ से आके कुछ चीज़ें सीखें और देन दे विल गो बैक टू देयर होम कंट्रीज टू सर्व देयर कंट्रीज इन अ बेटर वे। whatever knowledge they will gain from Japan, so definitely they'll imply some techniques और जो भी knowledge आप लेकर जाएंगे। और इसके बाद आप किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर ना हो, या आपका कोई अफिलिएशन या आपका कोई करीबी जो है बंदा वो वर्ल्ड बैंक की किसी हाई पोस्ट पर ना हो, जिसमें उन्होंने कुछ बता भी दिए हैं। आपकी करीबी में से मुराद मदर, फादर, सिस्टर, हाफ सिस्टर, ब्रदर, तो काफ़ी सारे रिलेशन उन्होंने बताए हुए हैं। अगर आप उन किसी पोस्ट पर आपके कोई जानने वाला है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। मे बी उसमें कुछ चीज़ें आपको पता हो सकते आ जाती हैं क्योंकि आप उसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई इन्फ्लुएंस या सॉर्ट ऑफ आई एम नॉट क्वाइट श्योर जो भी होता है। बहरहाल इसके बाद जो है वो मैं दोबारा ये स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। नॉट बी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हिज और हर alternate his and or staff of any type of appointment of the World Bank Group or a close relative of the aforementioned by blood or adoption with the term close relative, और उन्होंने बता भी दिया कि ये आप क्यों। अच्छा जी, तो ये और इसके साथ है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट इज यूर CGPA। although it like they didn't mention anything। सेम मैंने योकोहामा भी कॉल की तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है एप्लीकेशन के अंदर, बट नॉर्मली 70% जापान के अंदर एक क्राइटेरिया हम ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं, 70% आप फीसद आपके मार्क्स होने चाहिए। नाउ इफ आप CGPA है तो आप उसको कन्वर्ट कर लें, जो भी आपका वट आपकी परसेंटेज बन रही है, आपका ऑब्टेन्ड CGPA डिवाइडेड बाय टोटल CGPA मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अगर आप परसेंटेज 70 अबव है तो फिर तो आप एलिजिबल हैं। बट ये थोड़ी सी पैनल इसके अंदर CGPA का कहीं जिक्र नहीं है। तो इसके साथ ये तो ओवरऑल क्राइटेरिया है कि आप के पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आपके पास 4 साल की डिग्री हो। ये आखिर में जो मैंने कहा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला आप खुद पढ़ लीजिएगा, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। और आप किसी डेवलपमेंट ओरिएंटेड और वट जो भी है, और आप डेवलपमेंट कंट्री के मेंबर होने चाहिए। अब इसके साथ 2 यूनिवर्सिटीज़ की बात हम करेंगे। नंबर 1 इज़ योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी और नंबर 2 जो है मैं आपको बता रहा था मेरी साइतामा यूनिवर्सिटी। इस वक्त मैं साइतामा यूनिवर्सिटी के हॉल के अंदर ही मौजूद हूँ, मेरा हॉस्टल है ये। तो साइतामा यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो है May 8 मई 2020 इसकी आपको डेट है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता हूँ कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपको सबमिट करवाना। और योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी की अर्ली डेट उनकी जल्दी थी, लेकिन अब क्योंकि ड्यू टू उनके करंट जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनमें उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है, वो मैं आपसे चेंज डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने अभी जो है वो उनकी साइट से ही ये आपको आप भी देख लीजिएगा, आपको मिल भी जाएगा, उनकी साइट से ही ये अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो करंट कोविड-19 की सिचुएशन है, अब साइतामा योकोहामा में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी के लिखना है, योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम का नाम ये है। या आप योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी की साइट पे चले जाएँ तो आपको फेसबुक पर भी शायद उनका अवेलेबल होगा पेज, तो वट आपको जो भी सिचुएशन है। अब उसमें आपने जब योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो वहाँ पे सबसे पहले आपने उनके वेब पे अप्लाई करना है, ऑनलाइन जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे और आप उस पर अप्लाई करेंगे। और इसके बाद आपने जो है वो मेरे ख्याल में ऑनलाइन प्रिंट आउट होगी चीज़ें और उस पर कुछ साइन भी होंगे, और उसके साथ फिर आपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उनको हार्ड कॉपी में भेजने हैं।
अब हुआ ये है कि क्योंकि ये आपके जो हमारे करंट सिचुएशन बनी है, तो इसमें उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं कि एक तो उन्होंने जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की एक्सटेंड कर दी है 1 मई 2020 तक, यानी 2020 के यकम में, जो कि अभी काफ़ी सारे दिन पड़े हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आप काइंडली ऑनलाइन जब अप्लाई करें तो उसके साथ कुछ चीज़ हमें मेल कर दें, जिसमें कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, आप अपनी डीएमसी की कॉपी और अपनी डिग्री की कॉपी जो है वो इनको ईमेल कर दें, और फिर कोशिश करें कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी जो अवेलेबल हैं उनको कंबाइन करके आपने जो है वो इनको फॉरवर्ड करने हैं वाया पोस्ट। तो वो उनको आइडिया है, उन्होंने खुद मेंशन किया है, क्योंकि हालात थोड़े से डिफरेंट हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि एज सून एज पॉसिबल ट्राई करें, भेज दें, बट दे डिडंट स्पेसिफाई एनी डेट। तो आपने अब योकोहामा का मैं जो बता रहा हूँ सिंपली, योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोग्राम, आप सिंपल उनकी साइट पे चले जाएं, स्कॉलरशिप नेटवर्क में भी लिंक मौजूद है, डिफरेंट जगहों पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर लें, हम भी ट्राई करेंगे आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दें। तो आप उनकी साइट पे जाएं, वहाँ पे वो आपको पूरा क्राइटेरिया दोबारा एक दफ़ा आप गौर से खुद ज़रूर पढ़ा करें। इसका व्लॉग का पर्पज़ ये है कि आप खुद सी चीज़ों को दोबारा अंडरस्टैंड भी करें। वहाँ पे वेब ऑनलाइन का ऑप्शन मौजूद है, आप उनकी वेब पे जाके क्लिक करें और आप खुद से वो पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, पहले आप ऑनलाइन उनका फॉर्म फिल करेंगे। अच्छा, उस फॉर्म के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आल्दो मैंने वो फॉर्म नहीं देखा, बट क्योंकि मुझे आइडिया है इन चीज़ों का, तो लाजमी उन्होंने आपसे रिसर्च प्रपोजल का पूछा हुआ होगा, ये अब मैंडेटरी आपके जहन में रहे। बाकी चीज़ें आसान ही होती हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। आपसे अपनी बायो पूछी होगी, रिसर्च प्रपोजल के हवाले से, या कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉमन क्वेश्चंस जो हम कहते हैं कि जापान क्यों आना चाहते हैं, या आपके इंटरेस्ट क्या है जापान आने के, या व्हाट आर द मोटिवेशन टू स्टडी इन जापान। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी व्लॉग के बिल्कुल लास्ट में आप जाएंगे तो हम उनके लिंक्स पेस्ट कर देंगे। मेरे दो ऑलरेडी डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्डेड हैं। एक है कि अपना हाउ टू अप्लाई मे बी फॉर नेक्स्ट एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप, उसके अंदर ये 3 सवाल आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और मैंने उस व्लॉग के अंदर मुझे आइडिया नहीं किस कौन से मिनट्स पे जाके मैंने तफसील के साथ डिस्कस किए हुए हैं ये क्वेश्चंस। और फिर आता है रिसर्च प्रपोजल, तो ये नेक्स्ट व्लॉग है, वो इसी चैनल, हमारे चैनल पे सैयद आरिफ और नवीद जब आप लिखें तो इस चैनल पे जाके मौजूद हुआ है हमारा, जो जिस पर आप अभी ये देख रहे होंगे। इसी चैनल के अंदर मैंने रिसर्च प्रपोजल के ऊपर डिटेल्ड व्लॉग बनाया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, नवीद से पूछा, डिफरेंट लोगों से कंसल्ट किया कि आपके ख्याल में जापानीज़ जब नॉर्मली स्क्रीनिंग करते हैं तो किस रिसर्च प्रपोजल के कौन कौन से कंपोनेंट्स को नॉर्मली वो टारगेट करते हैं। सो मैंने वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि रिसर्च प्रपोजल के बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं, अपने अपने लोगों ने एक्सपीरियंस दिए हुए हैं। मेरे ख्याल में, या मेरे जो दोस्तों के एक्सपीरियंस के साथ, मैंने बहुत डिटेल के साथ ये 2 व्लॉग रिकॉर्ड करवाए हैं। तो प्लीज़ जब आप वेब ऑनलाइन पे अप्लाई कर रहे होंगे तो एक चीज़ आप जहन में रख लें कि आप जो है वो आपने वो 2 व्लॉग नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट एम्बेसी रिकमेंडेड, उसके अंदर मैंने उन सवालों के जवाब दिए हैं, जापान क्यों ना चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या है, बाद में जाके क्या करेंगे आप वापस जाके अपने मुल्क के अंदर, ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं 3-4। और रिसर्च प्रपोजल का मैंने डिटेल में बताया, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। ये दोनों व्लॉग्स जो हैं वो आपको चैनल पे मौजूद होंगे, और बिल्कुल इस लेक्चर के एंड पे जब आप जाएंगे तो वो आपको लिंक भी पेस्टेड मिलेंगे, लिंक भी पड़े होंगे, आप उन पे जाके उनको देख सकते हैं। और फिर आपने जो है इसके साथ इनको ये 2 चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और ये 2 चीज़ें ईमेल कर देंगे, और बाकी फिर सारे डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आ जाता हूँ कि जिस तरह मैंने बताया कि इस प्रोग्राम के अंदर इकोनॉमिक्स के लोग हैं, लॉ के लोग हैं, ये अभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और सिविल इंजीनियरिंग के लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है कि आपने जो है वो करना क्या है, ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी और डिग्री की कॉपी, ऑफिशियल कॉपीज़ यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि आपने जो है वो उनकी ओरिजिनल कॉपीज़ भेजनी है। इसका मीन आप वो अपनी अटेस्टेड करवा के यूनिवर्सिटी से स्टैंप लगवा के, और इसके साथ अगर आपकी स्टैंप नहीं भी है स्टेज पे तो मेरे ख्याल में दूसरी भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आप साथ मेंशन कर दीजिएगा, बिकॉज ये जो सिचुएशन है करंट, इसको हर कोई अंडरस्टैंड कर रहा है। ये इस साल वालों के लिए। अब ये व्लॉग आप नेक्स्ट साल हमारा देख रहे होंगे तो उस वक्त, क्योंकि हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, तो उस वक्त ऐसी कोई चीज़ें नहीं होगी, उस वक्त आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा जो नॉर्मल डेडलाइंस होंगी। तो ये क्योंकि करंट कुछ चीज़ों को भी मैं साथ मेंशन कर रहा हूँ, तो आपने साथ एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अटैच करना है, कि आप जिसमें वो बताएंगे कि आपकी जो लैंग्वेज थी, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज़ 1, आपकी जो डिग्रीज डीएमसी और डिग्री की कॉपी ये साथ हो गई, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसके अंदर मेरे ख्याल में आपसे रिसर्च प्रपोजल का वो पूछ लिया जाएगा, और इसके साथ जो है वो आप ये सारी चीज़ें आपने करके इनको पोस्ट करनी है। ऑनलाइन अप्लाई हो गया, पोस्ट कर दी। अब आपको रिलैक्सेशन इन्होंने वैसे दी हुई है। तो ये तो था आपका योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी का। इनकी साइट पे आप जाएंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं जाता हूँ साइतामा यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर मैं डॉक्टोरल स्टूडेंट हूँ, नवीद डॉक्टोरल स्टूडेंट है साइतामा यूनिवर्सिटी को। इसके लिए मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि हमारा FSO का पेज है फेसबुक के ऊपर, आप लिखें FSO साइतामा यूनिवर्सिटी,
तो आपको ऑटोमेटिकली वो पेज मिल जाएगा, उस पर सारी अपडेट्स मौजूद होती हैं, एवरी काइंड ऑफ अपडेट्स यू कैन सी ऑन दैट FSO पेज. सो वन एवर यू वांट टू लाइक नाउ एनीथिंग related to any information related to international programs in Saitama University, so please go to please visit FSO Saitama University on Facebook, so you'll be getting all kind of information. और बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड जो है वो एक वहाँ पे चीज़ें हमारी एक्टिविटीज़ वो मौजूद हैं. अब सैतामा यूनिवर्सिटी ने कल प्रॉपर अनाउंस किया है इसको कि हम अनाउंस हमने एप्लीकेशंस कर दी हैं. 8 मई इसकी जो है वो डेडलाइन है. जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने योकोहामा के बाद डायरेक्ट सैतामा पे आ गया हूँ. बाकी 3 यूनिवर्सिटीज़ को प्लीज़ आप खुद से सर्च कर लीजिएगा. सैतामा यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोग्राम हमारा जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जो हमारा इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर मेनली जिस प्रोग्राम की हम बात करें, ये प्रोग्राम है फैकल्टी ऑफ जो हमारी सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. अब इसके अंदर अब आप सिंपल जाएं और आप लिखें ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सैतामा यूनिवर्सिटी गूगल में, तो आपको ऑटोमेटिकली वो लिंक मिल जाएगा. आप उस जब ओपन करेंगे तो आपको नीचे लैब्स भी नज़र आ रही होंगी. अब मैं लैब्स का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप डेफिनेटली उसके अंदर कोई रिसर्च प्रपोजल की बात की हुई होगी, तो आप जिस लैब के अंदर इंटेंडेड हैं अप्लाई करने के लिए, कोशिश करें उसकी करंट रिसर्च को देख लें. ज़रा थीम देख के आप प्रपोजल बनाएंगे छोटा सा, तो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत अच्छा होगा. तो आपने हमारी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को ओपन किया, उसके आपने रिसर्च ग्रुप्स देख लिए. आपने फॉर एग्जांपल आपको लगा मैं कंक्रीट के अंदर बेहतर हूँ, आप मेरी ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग वाली लैब के अंदर बेहतर हैं, आप नवीद की वाटर रिसोर्स लैब के अंदर वट जो भी आपको बेहतर लग रहा है. इसके बाद आप सिंपली उसके होम पे जाएं, उसके बहुत सारे आपको जो है वहाँ पे मीनू के नज़र आ रहे हैं रिसर्च होम के. ये रिसेंट अनाउंसमेंट मौजूद है, मैंने आज खुद अभी चेक किया है. होम के ऊपर ये उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है, तफसील आपको गिवन है इसी प्रोग्राम की जो मैं बता रहा हूँ. 8 मई इसकी लास्ट डेट है. वहीं पे क्राइटेरिया सेम है, यही जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है सेम आपकी जो है वो सैतामा यूनिवर्सिटी को भी यही डिमांड करेंगे आपसे. क्राइटेरिया यही होना चाहिए क्योंकि ओवरऑल क्राइटेरिया सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिमिलर है. अब उसी के अंदर उन्होंने कहा है, बल्कि आज हमारे FSO के पेज पे भी लिंक गिवन है. कल मैंने देखा था कुछ लोग सवाल कर रहे थे, नवीद ने शायद पोस्ट की, जब मैंने पोस्ट की थी कि हमें फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, जो उन्होंने लिखे हुए हैं कि वो नीचे फॉर्म A भेजें. तो वो फॉर्म आज हमारी FSO ने अपने पेज पे भी डाल दिया लिंक, और वो फॉर्म मेरे पास मैंने भी डाउनलोड कर लिया है. और ये फॉर्म आप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के होम के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म का लिंक वहाँ पर मौजूद है. आप लिंक पर क्लिक करें, फॉर्म डाउनलोड कर लें, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपने साथ भेजना है. यही फॉर्म ही मेनली डिसाइड करेगा, आपकी स्क्रीनिंग के अंदर रोल प्ले करेगा. मैं इस फॉर्म को कर लेता हूँ यहाँ से ओपन. आई हैव दैट फॉर्म मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया था आप लोगों के लिए, मैंने कहा ताकि मेरी आसानी हो जाए. ये है जी हमारे पास फॉर्म सैतामा यूनिवर्सिटी का. सेम मैंने भी यही फिल किया था जब मैंने लगाने लगा था. यह है जी इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. ये सबसे पहले उन्होंने चेकलिस्ट भेजी है आपको. चेकलिस्ट में क्या है कि जी बोथ पेजेस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म A आर ड्यूली फिल्ड. फ़ोटो टेकन, जो आपने फ़ोटो लगाना है वो लास्ट 6 मंथ में होना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया था वो लगा गया है. इसके साथ आपने जो है वो एसेज जो बोथ फॉर्म C और उसके अंदर आपने बताना है, आपका रिसर्च प्रपोजल के हवाले से कुछ बातें हैं वो आपकी पूरी हो गई हैं. और इसके बाद आपका जो है वो कंसाइज रिज्यूमे जो है वो, तो ये आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर उन्हें भेजी हैं. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपसे वो टिक कर देना है आपने, जिसमें आपने जो है वो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज़ हैं, आपकी जो है वो ग्रेजुएशन फॉर्म की वही कॉपी होगी, DMC यानी डिग्री की कॉपी, आपके 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है. सॉरी, ये मैं चीज़ मैं दोबारा कर दूँ, ये वहाँ पे भी ज़रूरत है, आपके योकोहामा में भी ज़रूरत है, और ये तमाम जगहों पे ज़रूरत है. 2 रिकमेंडेशन फॉर्म्स, जो कि आपको पता ही होगा, रिकमेंडेशन लेटर्स हमारे टीचर से कोशिश करनी है. एक आप अपने प्रोफेसर से बनवा लें जिससे आपने पढ़ा होगा, और एक जहाँ पे आप करंट एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो बॉस होता है. तो मेरे ख्याल में ये दोनों की राय हो जाती है, तो वो ज़रा ज़्यादा मैटर करती है. प्लीज़ सॉरी, ये मैं स्किप कर गया था चीज़, ये भी ज़रूरी है वहाँ भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे भी आपका ज़रूरी है. 2 सील लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, और इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपने वो जो यूनिवर्सिटी वाला हमारा होता है. और इसके बाद जो है ये बाकी आप देख लीजिएगा, ये फॉर्म के अंदर चीज़ें मौजूद हैं. और आपने बताना है कि आपको कहाँ से ये पता चला था प्रोग्राम का, आपने टिक करना है, और फिर उसका पोस्टल एड्रेस भी गिवन है. अच्छा, एक चीज़ मैं से पहले कि फॉर्म की तरफ बढ़ूँ, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, नवीद भाई ने भी देखा होगा, सैतामा यूनिवर्सिटी ने अपनी ईमेल दी हुई है. तो आप FSO को किसी भी तरह का आपका अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप हमसे नहीं, आप डायरेक्ट FSO को ईमेल कर दें. फॉरेन स्टूडेंट अफेयर ऑफिस की जो हमारा ऑफिस है, बहुत क्विक रिप्लाई आपको मिल जाएगा. ये जो FSO सैतामा यूनिवर्सिटी के पेज पे भी वहाँ पे FSO की ईमेल गिवन है. तो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो डायरेक्टली आप ईमेल टू आर FSO, सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सम रिप्लाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं.
अच्छा जी, मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्विकली आ जाता हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे फ़ोटो लगा देना है जो आपका लास्ट 6 मंथ्स में होगा। इसके साथ आपने अपना नाम लिखना है, वही फैमिली नेम, गिवन नेम जो मैं पहले बताता रहा हूँ, नेशनलिटी है, एज है, अभी पोजीशन आपकी क्या है, आपका एम्प्लॉयर का नाम क्या है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, एड्रेस आपका क्या है, मेल एड्रेस आप अपना लिख देंगे, टेलीफोन, ईमेल आप अपना बता देंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि सिविल के अंदर आपका इंटरेस्ट क्या है। अब मैंने जैसा बताया था कि हमारे पास सिविल के अंदर डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स हैं, तो आप डिज़ास्टर एंड प्रिवेंशन समथिंग रिलेटेड है, कंक्रीट का है, वाटर रिसोर्स से हैं, मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का है, तो आप यहाँ पे बता देंगे जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप बता देंगे आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इसके बाद आप बताएंगे कि उन्होंने कहा कि आप अप्लाई कर रहे हैं विद स्कॉलरशिप, या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए साथ ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये टिक कर देंगे। इसके बाद आपने बताना है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपने डिटेल के साथ बताना है कि आपका वो जो 3 साल का आपका तजर्बा है उन्होंने पूछा है तो आपने उसको पूरा भी तो करना है। तो आपके फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने 3 साल का तजर्बा 2-3 डिपार्टमेंट्स में इकट्ठा किया हो, कंबाइन। अब आप जहाँ पे कर रहे हो थर्ड हो, तो अपने एम्प्लॉयर का नाम, आपका पोजीशन क्या था, फ्रॉम टू, और टोटल आपने कितना सर्व किया, और नेचर ऑफ वर्क क्या थी। तो यहाँ पे आप अपना जो है वो फॉर एग्जांपल आपके 2-3 भी हो सकते हैं, तो आप दोनों तीनों के नाम, आपके टाइटल्स, पीरियड, फ्लॉम और इसके बाद नेचर ऑफ वर्क, जो भी आपका काम जिस तरह आप कर रहे थे। मैं जिस तरह लेक्चर था तो मैंने नेचर ऑफ वर्क बताया था कि मेरा मेनली जो है वो लेक्चर डिलीवरी होता है, मैं स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करता हूँ। इसके बाद आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना बताना है, बैचलर डिग्री कहाँ से की है, आगे आपका मेजर क्या था, उसकी लोकेशन क्या थी, आपका वो पीरियड क्या से क्या था, आपका अगर क्लास रैंक था कोई, अगर आपको याद है, नहीं तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होती, CGPA क्या था आपका, अगर आपने मास्टर किया तो यहाँ पे आपने ज़्यादातर बैचलर को ही, क्योंकि हमने देखा था तो करेंगे तो आप बैचलर्स का कर देंगे। और इसके बाद आपकी जो है वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने कोई और स्पेशलाइजेशन की हुई है। इसके बाद है रेट योर प्रोफिशेंसी इन दी इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपनी प्रोफिशेंसी जो है वो बताएं। तो इसके अंदर जो है वो आपने बता देना है कि आप पुअर हैं, एवरेज हैं, गुड हैं या एक्सीलेंट हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सीलेंट, क्योंकि एक्सीलेंट इज़ वे अबव नॉर्मली। एक्सीलेंट मीन्स कि इफ़ यू हैव फॉर एग्जांपल 8+ आइट स्कोर, मेरे ख्याल में एक्सीलेंट को ये हम समझते हैं। तो मुझे याद है मैंने गुड लिखा था, तो इट्स नॉट मैंडेटरी आप एक्सीलेंट को टिक करें, आप गुड भी कह दें तो गुड भी एक बहुत अच्छा लेवल होता है इंग्लिश का। और इसके बाद अगर आपके पास कोई टॉयफल है, आइट्स है या अदर्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। इसके बाद अगर कोई आपकी और अचीवमेंट्स हैं, आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, ये आपने 16वें सेक्शन में लिखने। 17वें सेक्शन में अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई भी, जिसमें तो मेरे ख्याल में आप नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद 18वां सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उन 2 बंदों के नाम लिखें जिनको आप अपने रिकमेंडीज बना रहे हैं, जो आपके वो जो मैंने बताया था, एक आपके हो सकता है कोई चेयरमैन या प्रोफेसर हो, और एक आपके करंट एम्प्लॉयर हो सकते हैं। तो इन दोनों के आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और आप बताएंगे कि आई अंडरस्टैंड कि ये मैं जो भी लिख रहा हूँ ये ठीक था। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे। इसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जो है वो सैंपल मौजूद है। प्लीज़ आपने अपना सैंपल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में नहीं लिखना देना। अक्सर हम नॉर्मली मिस्टेक कर लेते हैं कि अपना ही सैंपल नहीं, प्लीज़ अपने सैंपल को आपने कंसीडर नहीं करना। आपने जो है वो यहाँ पे जिस चीज़ को देखना है वो ये है कि सैतामा यूनिवर्सिटी ने अपने लेटर हेड के ऊपर यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। तो आपने ये वाली कॉपी करवा के जो है वो अपने एम्प्लॉयर को भी देनी है और अपने टीचर को भी देनी है। तो वो नहीं करना कि आप उनके लेटर हेड पे ले लें या अपना लेटर हेड। तो इसमें लेटर हेड बना हुआ है, आपने उसका रिकमेंडर का नाम है, पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि आप कैंडिडेट को कितने अर्से से जानते हैं, वो प्रोफेसर जो भी रिप्लाई करेगा 3-4 साल 5 साल, और आप कैसे जानते थे, तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। इसके बाद तकरीबन कुछ हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो कि आपने जो है वो टीचर ने सिर्फ टिक करने हैं कि ये कैसा था, ये एक्सेप्शनल था कि नहीं था, ये आउटस्टैंडिंग था, ये एक्सीलेंट था, सिर्फ टिक करनी है चीज़ें। और इसके बाद आपकी जो है वो एप्लीकेंट्स की एबिलिटी के ऊपर है, वो आउटस्टैंडिंग था, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। उसके लास्ट में उन्होंने कहा एडिशनल कमेंट्स इफ़ एनी। ये वो चीज़ होती है जो अक्सर हमारे प्रोफेसर लिखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप इसकी बैक साइड यूज़ कर लें। तो एडिशनल कमेंट्स में टीचर लिख देगा कि आप जो है वो प्लीज़ टर्न, PTO लिखा होता है, प्लीज़ टर्न ओवर। फ्रंट साइड पे सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। बैक साइड पे अगर आपको कोई 1-2 पैराग्राफ आपका सुपरवाइजर लिखना चाहता है आपके बारे में, वट एवर आपकी जो स्किल्स हैं, जो जिस तरह हम नॉर्मली देखते भी हैं रिकमेंडेशन लेटर्स, तो वो उसकी बैक साइड पे आप प्रिंट करवा लें। अब मैं आपको दिखा भी देता, बट मेरे ख्याल में नज़र से नहीं आएगा। दिस इज़ एक्चुअली हमारा जो है वो रिकमेंडेशन लेटर होता है जो कि अवेलेबल है आपको, इनकी एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है। और सैतामा यूनिवर्सिटी की मैंने बताया था वेबसाइट पर या FSO के पेज के ऊपर लिंक मौजूद है, ये वहाँ भी पड़ा है। अच्छा जी, 2 रिकमेंडेशन लेटर पड़े हैं, दोनों को आपने फॉर एग्जांपल ये फिल करवा लिया, ये आपकी चीज़ पूरी हो गई। अब आ जाते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूर फील्ड ऑफ स्टडी इन पास्ट। अब ये फॉर्म एक्चुअली C है। इसमें फर्स्ट में उन्होंने जो है वो
आपसे शॉर्ट में पूछा हुआ है कि आपने बहुत ब्रीफली बताना है, और फिर उन्होंने आपसे डिटेल में पूछा है। अब आपसे बिल्कुल शॉर्ट में क्या पूछा हुआ है कि योर फील्ड ऑफ स्टडी इन पास्ट, आपकी पास्ट में फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी। मैं अगर आपको अपना बताऊं, मेरे ख्याल में नवीद भाई ने भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा। तो हमने अपना जो, जब मैं आ रहा था मैं पीएचडी के लिए आ रहा था, अब आप मास्टर्स के लिए आ रहे होंगे, तो कोशिश करें कि अगर आपके बैचलर्स में जो आपने थीसिस किया होगा उसका जो एब्स्ट्रैक्ट था, नवीद भाई ऐसे ही मेरे ख्याल में, उस एब्स्ट्रैक्ट को समराइज्ड फॉर्म में 150 वर्ड्स में समराइज करना है आपने, और उसको आप यहाँ पे बता दें कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी इन पास्ट क्या थी। ये टाइटल था। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल उसके बाद कोई पेपर लिखा है, आपने बैचलर किया, उसके बाद अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो उसके एब्स्ट्रैक्ट की कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे दें। इसके बाद ऐसे नंबर 2 में है योर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी। ये है जी बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले आपने लिखना है 150 वर्ड्स में, यानी समराइज्ड फॉर्म में, कि व्हाट एक्चुअली यू आर इंटेंडिंग टू डू इन जापान। जापान में आपका टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल क्या होगा। अब इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत लंबा, इटसेल्फ एक लंबा टॉपिक है। इसके लिए मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इसी लेक्चर के एंड के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, या वैसे अगर आप मेरे अभी जो आप देख रहे हैं जिस चैनल पे, आप इसी के बिल्कुल नीचे वाले व्लॉग्स में जाएं तो हाउ टू राइट अ परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल के नाम से एक व्लॉग है। इसमें आप प्लीज़ जाइएगा, आपको डिटेल्ड व्लॉग मैंने बताया है कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, ये कितना ज़रूरी होता है, ये क्यों मैटर करता है। तो ये आप प्लीज़ रेफ़र बैक करें मेरे उसको। और अगर आपको वो लिंक नहीं मिल रहा तो इस लेक्चर के बिल्कुल जब आप इस वीडियो को एंड कर रहे होंगे तो आखिर में आपको कुछ वीडियोस के टाइटल नज़र आ रहे होंगे, उसमें आपको रिसर्च प्रपोजल का टाइटल भी आपको एक व्लॉग का नज़र आ रहा होगा, ये आप प्लीज़ वहाँ से देखिएगा। और थर्ड में आपने लिखना है कि आपके ओपिनियन में इस वक्त कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वायरमेंटल कोई इशू है जो आपकी कम्युनिटी के अंदर है और जिसको आप जो है वो एड्रेस करना चाहते हैं, और उसमें आपका रोल क्या होगा। ये नबी पे मेरे को टिपिकल इनका सवाल होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी जो इस वक्त इशू है आपकी कम्युनिटी में, इंजीनियरिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, और आप उसके अंदर आपका रोल क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ड्रेनेज का आपके मोहल्ले के अंदर इशू है, सीवरेज का प्रॉब्लम है, कोई रोड नेटवर्क के इश्यूज़ हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं। मुझे याद है मेरे ख्याल में मैंने स्मोक के ऊपर लिखा था, उस वक्त रीसेंट इशू था जब मैं अप्लाई कर रहा था, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो वट एवर आपने, अच्छा ये जो फॉर्म सी है इसके अंदर आपने इन तीनों कंपोनेंट्स को, पास्ट, प्रपोज्ड और ये इन्वायरमेंटल इशू, आपने 150 वर्ड्स में लिखना है। और फिर आपने इसी फॉर्म सी के दूसरे पार्ट के अंदर इन्हीं को डिटेल में लिखना है, तफसील के साथ एलेबोरेट करके। अब फॉर्म सी में आपने यूर फील्ड ऑफ स्टडी इन पास्ट 600 लफ्स एटलीस्ट आपने यहाँ पे आप पूरा एब्स्ट्रैक्ट डाल दें जो आपने वो लिखा है, और कुछ और चीज़ें भी आप जानना चाहें आपने थीसिस की या पेपर की आप डाल सकते हैं। ऊपर आपने बहुत शॉर्ट उसको ब्रीफ किया था, 150 तो आपको बहुत थोड़ी होते हैं। इसके बाद है आपका यूर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी। ये रिसर्च प्रपोजल की बात हो रही है जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। रिमेंबर वन थिंग, मैं एक चीज़ बता दूँ, रिसर्च प्रपोजल डज नॉट मीन कि सेम आप यहीं यहाँ के आप या के फॉलो करेंगे। इट ओनली मीन्स कि आपने इनको बताना है कि यू हैव कैपेबिलिटीज़, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप रिसर्च के कम से कम कंपोनेंट्स को जानते हैं। यानी यहाँ पे जब आप आते हैं डिपार्टमेंट के अंदर तो वो आपको वो रिसर्च करवाते हैं जो यहाँ पे चल रही होती है, जो प्रोफेसर को नॉर्मली प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होते हैं। वो जो आप प्रपोजल यहाँ से आप भेजेंगे इसकी बेस पे आपकी इवैल्यूएशन ज़रूर हो जाएगी कि आपको एटलीस्ट पता है। तो मैंने अपनी अकॉर्डिंग, मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, जो व्लॉग में आपको रेफ़र कर रहा हूँ, और भी आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई टीचर, कोई जानने वाले, आप उनसे भी कंसल्ट करें। बट मेरा जो व्लॉग मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने ट्राई किया है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कि मिसालों के साथ साथ एक रिसर्च प्रपोजल के बुनियादी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर कौन सी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट एक पढ़ने वाले को लगे कि यार एक्चुअली दिस कैंडिडेट नाउज समथिंग कि व्हाट एक्चुअली रिसर्च इज़। तो प्रपोज प्लान ऑफ स्टडी के ऊपर मैं नहीं जा रहा, मैं अपने व्लॉग को रेफ़र कर रहा हूँ, आप वो देखिएगा क्योंकि। और इसके बाद आपने इसी थर्ड फॉर्म में जो आपको भी एप्लीकेशन फॉर्म जो मेरे पास ओपन हुआ है, इसके अंदर आपने वो जो इन्वायरमेंटल इशू की मैं बात कर रहा था, यानी क्या हो गया, आपके 3 क्वेश्चन। आपने सबसे पहले प्रपोज आपकी पास्ट फील्ड ऑफ स्टडी 150 वर्ड, प्रपोज्ड मैक्सिमम 150 और इन्वायरमेंटल इशू मैक्सिमम 150। फिर अगले उसमें आपने तीनों को एलेबोरेट करके मिनिमम 600 वर्ड्स के अंदर, मिनिमम 6, एटलीस्ट 6 बता रहा हूँ, 100। तो इन अल्फाज के अंदर आपने एलेबोरेट करना है कि आपके जो जिनको आपने ऊपर शॉर्ट बताया था इनको आपने लॉन्गर फॉर्म में लिखना है। और इसके बाद आपने अपना, अच्छा ये जो आपका रिज्यूमे है या जो आपकी सीवी है ये भी आपने अपने से नहीं बनानी, इसका सैम्पल भी मौजूद है, बहुत शॉर्ट सा, ये देख लें आप। यहाँ पे जो है वो नवीद भाई ऐसी है। तो इसके अंदर आपने सिंपली जो है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपने बायो आ जाएगी। इसके बाद आपने वो अपनी तालीम का बता देना है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, अब ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है
मैं क्विकली चलें आपको एक्सप्लेन करता हूँ ज़्यादा डिटेल में। इसके ऊपर भी मेरा वो जो हाउ टू अप्लाई फॉर मैक्स एम्बेसी रिकमेंडेड है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। बट इसमें जो है एलिमेंट्री स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, सीनियर हाई स्कूल है, कॉलेज है, अंडर ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट है। अब यहाँ पे अक्सर हमारे जो है ना वो स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत दफ़ा के मतलब एलिमेंट्री स्कूल में क्या लिखें, जूनियर हाई स्कूल में क्या रखें, सीनियर हाई स्कूल में क्या लिखें, कॉलेज इफ़ एनी क्या लिखें और अंडर ग्रेजुएट। अच्छा, एलिमेंट्री में मेरी जहाँ तक अपनी अंडरस्टैंडिंग है आप 1 to 5 कवर कर लें, यानी 1 to 5 आप एलिमेंट्री में कवर कर लें। अब आपका इसके बाद है जूनियर हाई स्कूल। आपने लिखा फॉर एग्जांपल नेम ऑफ स्कूल जो भी था आपका, नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल आपके हो जाएंगे 1 to 5, और आपके ईयर एंड मंथ ऑफ एंट्रेंस एंड कंप्लीशन। तो जो भी आपके टेंटेटिव आपके माइंड में आ रहा है कि मेरी स्टार्ट कब हुई होगी, तकरीबन 5 साल बन जाने चाहिए। इसके लिए भी मैंने तकरीबन 10-15 मिनट में ये एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ टू अप्लाई फॉर मैक्स एम्बेसी रिकमेंडेड के अंदर, एजुकेशनल सेक्शन के अंदर जाकर इसको मैंने तफसील से बताया हुआ है। तो आप 1 to 5 एलिमेंट्री में कवर कर लें। जूनियर हाई स्कूल में आप जो है वो 6 to बेशक 8 कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा दिए हुए हैं, वहाँ पे कुछ कम थी ऑप्शन। तो आप सीनियर हाई स्कूल में 9-10 कर सकते हैं। कॉलेज में अगर आप चाहें तो आप एफएससी कवर कर लें। अंडर ग्रेजुएट में आपके अंडर ग्रेजुएट के 4 साल आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसको इस तरह फिल कर लें आप, क्योंकि एक ऑप्शन ज़्यादा है वहाँ पे, शायद एक ऑप्शन कम था वो जो मैक्स के अंदर होते हैं। तो एलिमेंट्री में 1 to 5, जूनियर हाई स्कूल में आप 6 to 8 कर लें, सीनियर हाई स्कूल में आप 9-10 कर लें आपकी जो मैट्रिक है, कॉलेज में आप कर लें अपना एफएससी जो आपकी हो जाएगी, और अंडर ग्रेजुएट आपका 4 साल। टोटल आपके नीचे जब आप करेंगे तो कंबाइंड होकर 16 साल बन जाएंगे। और मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे और डिग्री अवॉर्डेड का नाम क्या था, सबसे पहले आप प्राइमरी लिखेंगे, आगे मिडिल आ जाएगी, आगे मैट्रिक, आगे एफएससी और आगे बीएससी इन जो भी है। इसके बाद है आपका एक्सपीरियंस ऑफ योर स्टडी इन जापानीज़ लैंग्वेज। अगर आपकी कोई है तो वेल एंड गुड, परेशान नहीं होना। हाँ, हमारी भी नहीं थी। अभी भी नवीद भाई को 4 जुमले आते हैं और मुझे मेरे ख्याल में कम आता है, बस मुझे ऐसे लगता है एक कौन से मैं कम जानता हूँ। ये आप कभी सुनिएगा, नवीद भाई अक्सर अपने व्लॉग के अंदर बोल रहे होते हैं वो उनको भी कुछ नहीं आता, तो हमें भी नहीं आता था। तो इसके ऊपर आपने वो नहीं टेंशन नहीं लेनी, आपको नहीं भी आता कोई मसला नहीं। वर्क एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे बताना है कि आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस फ्रॉम टू, ऊपर भी आपने बताया था, ये आपको कोई सीवी बता रहे हैं, सीवी के अंदर भी आपने लिखना है। तो वर्क एक्सपीरियंस मैंने बताया था, अगर एक है फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 वर्क एक्सपीरियंस थे मेरे ख्याल में। मेरे पास यूटी लाहौर का था, मैं लेक्चरर था, और उससे पहले मैंने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया था। तो आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जो भी आपके हैं। कंबाइंड मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया। अगर आपके पास जापान ऑलरेडी को एंट्री की है तो उसकी डिटेल दे दें। अब यहाँ पे वो 3 सवाल दोबारा 2 सवाल आ गए हैं। रीजंस फॉर स्टडी इन जापान, प्लान आफ्टर यू रिटर्न टू योर होम कंट्री, यानी आपके कैरियर गोल्स क्या हैं और जापान क्यों ना चाहते हैं। इन दोनों व्लॉग्स को मैंने तीसरा मैंने आपको बताया था कि उन 2 के अंदर मैक्स्ड वालों के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ बताया है। तो इससे आपकी उसकी तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि एम्बेसी वाला एक्सपेक्टेड था अनाउंस होना अप्रैल के स्टार्ट में, बट ड्यू टू ये कोविड-19 थोड़ा सा वो डिले हुआ है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी एंड ऑफ अप्रैल के अंदर वो अनाउंस होगा। तो वो भी अगर आप देख लेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, और आप इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मैक्स्ड भी आप कर सकते हैं। रीजंस टू फॉर स्टडी इन जापान के अंदर बहुत सारी रीजंस हैं, मैंने उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे आपकी जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है। नंबर 1, जापान जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री है। नंबर 3, यहाँ पे जो आपकी रिसर्च मैंने बताया था आपकी इन लाइन विद आपकी जो इस टाइम मॉडर्न रिसर्च वो है उसके तहत हो रहा है। ये फूड के लिए मशहूर है, डिसिप्लिन लोग हैं यहाँ पे, टाइम बाउंड है, टाइम आप यहाँ पे मतलब आपको वैल्यू ऑफ टाइम का यहाँ पे आइडिया होता है। सो बहुत सारी, और सबसे बड़ी बात इसका कल्चर, और बहुत प्यारे आइलैंड्स हैं। तो देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजंस। और आप जिस लैब में आ रहे हैं वो भी एक रीज़न हो सकती है आपकी। आप फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मेरा रिसर्च है वो रिसर्च, तो एकेडमिक आपकी मोटिवेशन हो सकती हैं, आपकी टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन हो सकती हैं, आपकी ओवरऑल रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग मोटिवेशन हो सकती हैं। इसके साथ आपके प्लान्स, आप रिटर्न बैक जब जाएंगे मुल्क के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ऊपर अगर ये कोई 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं तो क्यों वो आपको जो है वो मतलब सवाल आता है ना कि क्यों हम आपको लेकर आएँ जी, आपको पाकिस्तान यहाँ पे क्यों पढ़ाएं हम, तो वापस जाके आप क्या करेंगे। तो आप प्लान्स आफ्टर रिटर्न में नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो कुछ आप सबसे पहले तो आप कहते हैं मैं लर्न करके गया हूँ, मैं इंप्लीमेंट करूँगा अपने मुल्क के अंदर या उस इदारे के अंदर। अब वन ऑफ द रीज़न ये क्यों कहते हैं कि आप सर्व कर रहे हो कि इदारे के अंदर जब आप यहाँ पे आए, उसकी रीज़न यही होती है कि आप जब वापस जाएंगे तो आपके पास श्योरिटी होगी कि उसी इदारे को आप सर्व करेंगे जाके। तो आप बताएंगे कि मैं जो कुछ यहाँ से लर्न करूँगा, जो रिसर्च करूँगा, मैं कोशिश करूँगा मैं उसको वहाँ पर जाके अप्लाई करूँ। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट आप जाके खोल सकते हैं, आप जापान के भी एक एम्बेसडर बन के पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। तो मल्टीपल आपके जो है वो इसके ऊपर आप, और इसके बाद आप करेंगे कि मैं एग्री करता हूँ कि मैंने ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं वो सर्टिफाइड हैं, और फिर आपने इसको प्रिंट आउट लेके, या आपने अगर ऑलरेडी फिल किया है तो आप ईयर, मंथ और डे और सिग्नेचर, मेरे ख्याल में ये PDF एडिटेबल होता है ये फॉर्म, तो आप इसको अपने सिस्टम में करें टाइप, इसको प्लीज़ आप जो है वो टाइप करें, इसको राइट ना करें।
आपने अगर फॉर एग्जांपल इसको हैंड से लिखा तो ये बाज़ औक़ात आपकी जब डाक यहाँ पे पहुँचती है तो अब मतलब यू नो वेरी वेल के कुछ भी हो सकता है, वो इरेज हो सकता है, वो मिट सकता है। तो बेहतर ये है कि आप इसको कंप्यूटर के अंदर ही अपना टाइप करें। सिग्नेचर्स आपने सिर्फ जो है करने होते हैं, ये आप जब प्रिंट आउट करके इसको आप सिग्नेचर करते हैं। तो ये था फॉर्म जो कि मैंने आपको बताया मेरी यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपसे नंबर 1 आपसे उन्होंने बायो पूछी थी, सिंपल आपकी जॉब का क्या है, आपके क्या क्या किया हुआ है, आपकी इंग्लिश कैसी है, और कोई आपकी पब्लिकेशंस हैं या नहीं हैं, और कोई आपने आपकी और अचीवमेंट्स हैं। नंबर 2 में उन्होंने आपसे रिकमेंडेशन लेटर दिए थे। नंबर 3 में आपसे वो 3 सवाल, और नंबर 4 में वही डिटेल, और नंबर 5 में आपसे एक शॉर्ट किस्म की आपकी रिज्यूमे, और दैट्स इट। तो ये तो है हमारा जो है वो इसका सैतामा यूनिवर्सिटी का। योकोहामा का मैंने आपको पहले बता दिया है। अब रिमेनिंग जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा सर्च आउट नहीं किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, नवीद भाई मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक की जो आप साइट पे जाएँ तो वहाँ पे अप्रैल टेंटेटिव डेट दी हुई है 23 अप्रैल। लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो इसकी वजह से हर यूनिवर्सिटी ने डेट्स एक्सटेंड की हैं अपनी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि योकोहामा वाले ने पहले डेट अर्ली दी थी, लेकिन अब योकोहामा वाले ने कह दिया है कि जी आप वेब अप्लाई करें 1 मई तक, और हार्ड फॉर्म में कोशिश करें जितना जल्दी आप भेज सकते हैं हमें भेजें। हम आपको डेडलाइन नहीं दे रहा है क्योंकि एवरीवन नोज द करंट सर्कमस्टांसेस जो कि चल रहे हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि इनको ये इंटेक सितंबर में चाहिए। नॉर्मली जो आप अप्लाई करते हैं जापान में तो 1 साल का प्रोसेस होता है, यानी अभी आप अप्लाई स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी कमिंग इन जापान बाय नेक्स्ट जो भी आपका अप्रैल होगा। बट इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये जो इंटेक आप जिस तरह सैतामा ले रहा है, ये 28 सितंबर को क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं। आप बस शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी और सीधे सीधे आपने जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आके पढ़ना शुरू कर देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर की हैं। मेरे ख्याल में नवीद भाई भी एग्री करेंगे, तजर्बा सबके पास होगा, डेफिनेटली ये क्राइटेरिया है। सीजीपीए वो जो आप ले चुके हैं उसके अंदर आप कोई माइनर ऊपर चीज़ें नहीं कर सकते, इनको ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। अब जो चीज़ मेरे ख्याल में मैटर करेगी वो होगा आपका रिसर्च प्रपोजल, जो कि इंतहाई ज़रूरी होगा। और रिसर्च प्रपोजल वुड बी वन ऑफ द की कंपोनेंट एंड डिसाइडिंग कि कौन सा कैंडिडेट जो है सूटेबल और नॉट। मैं रिसर्च प्रपोजल के हवाले से आपको दोबारा जो है वो, क्योंकि ये एक लंबा डिटेल टॉपिक है, मैंने नवीद भाई को जो है वो मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि आप नवीद भाई एक और रिसर्च प्रपोजल के ऊपर व्लॉग बनाएं प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें रिसर्च प्रपोजल के हवाले से अप्रोच करते हैं। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर हमारी बैचलर में इस लेवल की रिसर्च नहीं होती, तो लोगों को आइडिया नहीं होता बाज़ दफ़ा, या आपको पता है जिस तरह हम चीज़ें नॉर्मली कर लेते हैं बैचलर के अंदर। तो इसके ऊपर मैंने नवीद भाई को भी कहा है, तो रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आप प्लीज़ वर्क कीजिएगा। अभी टाइम कुछ पड़ा है, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ आपने जो है यू कैन कॉन्टैक्ट विद FSO, हमारे जो हैं वहाँ पे मैंने आपको दोनों के बताए हैं कि आप या चले जाएँ हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, या आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएँ FSO सैतामा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे ईमेल गिवन है। किसी तरह की कोई क्यूरी जो है वो आप उनको ही बताइएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पता, जो हमें पता था हमने आपको बता दिया है। अब इससे ज़्यादा आपने कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप हमारी यूनिवर्सिटी पे जाएं। सेम इज़ द केस विद योकोहामा, उनका भी मेरे ख्याल में ईमेल आईडी गिवन है, मैंने आपको बताया योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी। बाकी जो मैंने आपको 3 बताई थी, चाहे वो ग्रिप्स थी या टोक्यो यूनिवर्सिटी थी या तसुकुबा थी, उनकी अपनी साइट्स पर जाएँ प्लीज़ और आप चेक करें। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसके अंदर मतलब आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स के, लॉ के, मैनेजमेंट के, सिविल इंजीनियरिंग के, अर्बन प्लानिंग के, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के, बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, पब्लिक पॉलिसी के, फाइनेंस के लोग एलिजिबल हैं। सो व्हाई नॉट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इज़ वेटिंग फॉर यू। आई होप आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, अब हम आने वाले दिनों में आपके साथ जो है वो वी आर गोइंग टू शेयर ADB, यहाँ पे जो एक स्कॉलरशिप है हमारा, उसके ऊपर हम आपसे डिटेल शेयर करने जा रहे हैं कि उसके तहत आप कैसे सकते हैं। जायका से रिलेटेड हम ट्राई कर रहे हैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कवर करें। ऑलरेडी हमारे पेज पे तकरीबन आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो आपको नज़र आ रही होंगी। सो आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।